बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर एवरीडे साइंस के ऊपर है और एवरीडे साइंस का टॉपिक है पॉल्यूशन और उसकी जितनी भी उससे रिलेटेड टाइप और उससे रिलेटेड जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस डाटे का रिटन मटेरियल आपको मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको वहाँ पर डिटेल से पढ़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाकर और भी रिलेटेड आपको डाटा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर हेल्पफुल है CSS के लिए और PMS दोनों के लिए हेल्पफुल है और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप कोई असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं। तो लेक्चर को मैंने बनाया, मेरा नाम आज 8 तारीख़ है, नवंबर का महीना है और सन 2020 है। सो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो पॉल्यूशन की तरफ हम देखेंगे कि पॉल्यूशन को ज़रा हम ब्रॉडर टर्म में देखेंगे कि पॉल्यूशन की या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। जिस वक्त हम पॉल्यूशन की बात करते हैं या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, उससे मुराद ये होता है कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस, कोई भी चीज़ है, आयदर कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तीनों फेज में बात कर रहा हूँ। अगर वो सब्सटेंस हार्मफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी कि एक इंसान उसको अगर वो चीज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस में नुकसान पहुंचा रही है और उसकी जो रेशो है यानी कि डिसप्रपोर्शनेट है, उसका तनासुब ठीक नहीं है, उसको हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन कहते हैं। मैं ज़रा दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि डिसप्रपोर्शनेट प्रेजेंस ऑफ एनी unwanted substance which is harmful for human life is referred to as environmental pollution। अगर कोई भी सब्सटेंस जो कि अनवांटेड है ह्यूमन लाइफ के लिए, उसको हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें फिर आगे इसकी टाइप हम डिस्कस करेंगे। एक टाइप इसकी है जी एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है। ये प्रिंसिपल कंसर्न है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसान के लिए जो पॉल्यूशन होती है उसमें ये मेन टाइप्स हैं। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि ये इंसानियत के लिए एक प्रिंसिपल कंसर्न भी है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए। उसके बाद अब हम सबसे पहली चीज़ जो एयर पॉल्यूशन की है उसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। एयर पॉल्यूशन, फिर आगे चल के मैं इसकी ज़रा डिटेल में आऊँगा। एयर पॉल्यूशन के बाद जब हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से जो कि डैमेज करता है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी हेल्थ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो उसके अंदर मिक्स होती है, उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब हमारा जो एटमॉस्फेयर है जिसमें हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें ओजोन वगैरह है, जिस वक्त वो हार्मफुल सब्सटेंस से पॉल्यूट होता है और उस पॉल्यूट होने के बाद वो एटमॉस्फेयर जिस वक्त डैमेज करता है हमारे एनवायरनमेंट को, जिसमें हमारा आप देखें कि वाटर सिस्टम है, हेल्थ क्वालिटी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो ये जब सब चीज़ें इसके अंदर इफ़ेक्ट होती हैं ना, उसको हम फिर एयर पॉल्यूशन कहते हैं। सो इसकी ज़रा अब हम डिटेल बाद में देखेंगे, लेकिन मैं ज़रा सबसे पहले आपको दो चीज़ों के ऊपर ज़रा फोकस करना चाह रहा हूँ। इन दोनों के दरमियान ज़रा आप फ़र्क समझें। उसमें यह है कि डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के दरमियान। जो वेस्ट, प्राइमरी का मतलब होता है कि ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि फंडामेंटल हैं, और फिर सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि जो उनसे रिएक्शन करके, केमिकली रिएक्शन करके जो पॉल्यूशन यानी कि जो केमिकल्स या पॉल्यूटेंट्स बनते हैं आगे चल के, उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की आपको मिसालें भी यहाँ पर देता हूँ। अब आप देखें ज़रा कि जो वेस्ट चिमनी होती हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, और उनकी जो चिमनियाँ होती हैं लाइक ये इस तरह की, इनसे जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है, इन चिमनियों से जिस वक्त, और जो ऑटोमोबाइल्स हैं हमारी, मोटरसाइकिल, कारें, बसें, और उनमें से जो धुआं निकल रहा होता है जिसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, हाइड्रोकार्बन होती है, अमोनिया होती है, और उसमें कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। इसको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और इन्हीं से चलकर आगे जो है वो सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर जिस वक्त रिएक्शन करते हैं दूसरे आई मीन टू से केमिकल्स के साथ या दूसरे सब्जेक्ट्स मैटर के साथ, तो वो एक जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की शक्ल देते हैं। जैसे कि मिसाल के देता हूँ, अब सल्फ़र डाइऑक्साइड है, इसके साथ कोई क्या और मैटर रिएक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड
बनेगा। उसके बाद कार्बोनिक एसिड उसकी मिसाल है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिसाल है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसको PNB कहते हैं, ओजोन है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, पर ऑक्सी बेंजोल है, इसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अब हम ज़रा देखते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये एक कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और हाईली टॉक्सिक गैस है ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसके एक MCQs बड़ा मशहूर है कि यह हवा से 3 गुना हल्की होती है। फिर जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इसके जो है वो सोर्सेज पता होना चाहिए कि ये कहाँ से जनरेट होती है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके जो नेचुरल सोर्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, उसमें आप ज़रा देखें कि वॉल्केनिक इरप्शन है, उसके ऊपर मेरा लेक्चर बना हुआ। उसका जब आप इस मेरी वेबसाइट पर जाकर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको उसको वॉल्केनिक इरप्शन भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेचुरल गैस एमिशन है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है, CH4 जिसको हम ये घरों में जलाने के लिए भी काम आती है। उसकी जिस वक्त ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी जिस वक्त ऑक्सीडेशन होती है तो वो भी हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरली पैदा करती है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी ये पैदा होती है। उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जिस वक्त हम फ्यूल जलाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, मोटर व्हीकल्स में, रेलवे में, एयरक्राफ्ट में, ये मेजर सोर्स है। 75% जो है वो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसान कोई हरकतें करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो उसमें जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर इंसान बनाता तो उसमें एयरक्राफ्ट, रेलवे, मोटर व्हीकल्स में और वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें ये मेन रोल प्ले करता है। दूसरे जो है सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है फॉरेस्ट फायर्स हैं, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा फिर जब हम इंडस्ट्री में देखते हैं जिस वक्त स्टील बनता है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम हो रहा है, सीमेंट बन रहा है, भट्ठे में जो ईंटें बन रही होती हैं, पेपर है या कोई पल्प का काम हो रहा है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। उससे भी जो है वो ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं। अब आप इसके ज़रा इफ़ेक्ट देखें कि ये नुकसान किस लेवल पे करती है। ये एक तो ये हाईली पॉइजनस गैस है और ये सफोकेशन का प्रॉब्लम करता है जिस वक्त आप सांस लेते हैं। आपके जो हीमोग्लोबिन्स होता है उसमें ये उसको बाइंड करती है और आपको जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। उसके अलावा जिस वक्त आप अगर मेडिकल में देखें तो आपके लिए हेडेक, सिर का दर्द है, थकावट, फटीक जिसको कहती है, बेचैनी, अनकॉन्शियसनेस है और इवेंचुअली आपको डेथ भी हो जाती है। अक्सर लोग जो है वो घरों में हीटर लगाया होता है तो वो हीटर जल रहा होता है तो उससे आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही होती है तो कार्बन मोनो बन रही होती है उसके अंदर। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है इससे। उसके अलावा फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इसके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। इसका आपको अगर सही तरह पता चलेगा आप आगे चल के जो है वो इजीली समझ लेंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन सी। आगे फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेक्शन है ऐड करने वाले, मेन चीज़ यही है। तो उसमें जो गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब इसके हम सोर्सेज देखते हैं। एक तो ये बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस होता है, जब बैक्टीरियल कोई हम डिकम्पोजिशन वगैरह कर रहे होते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पैदा होती है। उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होती है, जिस वक्त हम कोयला जलाते हैं, ऑयल को जलाते हैं, कोई नेचुरल गैस करते हैं या गैसोलीन को हम यूज़ कर रहे होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे भी जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होती है। उसके बाद हम अगली चीज़ है सल्फ़र ऑक्साइड। सल्फ़र ऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो नेचुरल सोर्स ऑफ सल्फ़र ऑक्साइड है वो पैदा होता है वॉल्केनिक इरप्शन से, जिससे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र होती है और इसमें गैस होता है, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो रही होती है। उसके अलावा फिर सल्फ़र ऑक्साइड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से पैदा होता है, जिसमें क्रूड ऑयल का है और फॉसिल फ्यूल्स है, पावर प्लांट्स के अंदर, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, इसमें ये क्रिएट करता है सल्फ़र ऑक्साइड्स। हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन से मुराद होता है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का मिक्सचर है। अब इसके नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं हाइड्रोकार्बन्स के? तो हाइड्रोकार्बन्स के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो एमिट होती है ट्रीज से, प्लांट से, एटमॉस्फेयर के अंदर। पैडी फील्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये जो चावलों के खेत वगैरह होते हैं तो इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन पैदा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके अलावा फिर एनोरेबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया से जो पानी में हो रही होती है, वाटर सेडिमेंट्स हैं या सॉइल्स के अंदर। मीथेन का जो मीन रेजिडेंस का जो टाइम है वो तकरीबन 3 से 7 साल होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हाइड्रोकार्बन पैदा हो रहा होता है उसमें पेट्रोलियम है, कोल है,
लकड़ी है, इंसिनरेटर्स है और ये चीज़ें हैं आपके लिए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर और पॉल्यूशन की ज़रा बात करते हैं। जब मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ तो उससे मुराद ये है कि ये जो आप डिफरेंट गैसेस हैं जो कि हमारी अर्थ को कवर किए हुए हैं, विच इन्वेलप आवर अर्थ, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये गैसेस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं जब सोलर रेडिएशन आसमान से आ रहती हैं, ताकि जो है वो हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहे, ओजोन लेयर डिस्टर्ब ना हो और जो रेजेस हमारे लिए सूटेबल नहीं है और वो हम तक ना पहुँचें, अगर आई हैं तो वो वापस चले जाएँ। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है। तो फिर जिस वक्त ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की हो रही होती है, रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो फिर उससे जो है वो इस तरह के मसाइल खड़े होते हैं। काजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के क्या असबाब हैं? उसमें वॉल्केनिज़्म है, यानी कि एयर पॉल्यूशन की जब हम काजेज़ की बात करते हैं, ये किस वजह से एयर पॉल्यूशन होती है? वॉल्केनिज़्म से होती है, वाइल्ड फॉरेस्ट फायर से होती है, सुनामीज़ जिस वक्त ओशन में आते हैं, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप सुनामी को पढ़ सकते हैं। स्टॉर्म्स, तूफ़ान आते हैं, आप अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, आप अनप्लान्ड ये जो सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, उससे भी है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आपकी अगर प्लान ना हो उससे भी होती है। डिफॉरेस्टेशन से होती है। और उसके बाद आप जिस वक्त सॉलिड वेस्ट की डिस्पोजल अनसेफ वे से नहीं करते हैं तो उससे भी होती है। और इनएफिशिएंट जिस वक्त आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आपको पता, फिर वॉर्स, जंगें जब लगती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होती है। मेराइन ट्रैफिक, जो समुद्री जहाज़ जो चल रहे होते हैं, जो सुबह शाम तेल लेकर आ रहे हैं और नीचे हैं, तो उसमें जो है ये बड़ी अहम रोल प्ले करता है। अब हम देखते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसके इफ़ेक्ट किधर किधर हो रहे हैं। तो उसमें पहला इफ़ेक्ट इसका होता है एसिड रेन के ऊपर। एसिड रेन, जिसको हम एसिड डेपोजिशन भी कहते हैं, इसको अंगुस स्मिथ ने, ग्रेट ब्रिटेन का आदमी था, मिड 17वीं सेंचुरी में इसको दरियाफ्त किया था उसने। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो, यानी कि इसको ज़्यादा अहम ये जाना जाने लगा 1950 से ऑनवर्ड, जिस वक्त दुनिया मज़ीद इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी। तो इनिशियली इसको रेफ़र किया जाता था प्रेसिपिटेशन के तौर पर, फिर भी इसको कंसीडर किया था मोर एसिडिक दैन नेचुरल रेन, जो कुदरती बारिश होती है उससे ज़्यादा इसको एसिडिक किया जाता था। और जो पीएच है वाटर की, अनपॉल्यूटेड जो रेन वाटर हो रही होती है, तो उसमें जो पीएच होती है वो 5.6 होनी चाहिए। अगर 5.6 या 5 है तो वो प्योरली ट्रूली जो है वो एसिडिक होती है। तो उसमें अगर जिस वक्त सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आपस में रिएक्शन वगैरह करते हैं ऑक्सीजन और वाटर से, फिर उससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। और फिर उसके बाद ये जो है वो आपस में मिक्स होते हैं तो बारिश होती है और ये इस किस्म के एसिड रेन के चांसेस बनते हैं उससे। उसके अलावा स्मोक का, अच्छा इसके इफ़ेक्ट किधर किधर हैं? तो इसके इफ़ेक्ट जो है वो आप देखें, जो फ़िशेस होती हैं उनके ऊपर हैं, हेल्थ हैज़र्ड्स फॉर ह्यूमन लाइफ हैं, और क्लॉग्स टू द गिल्स ऑफ फिश, ये सफोकेशंस भी इनके लिए, मछलियों के लिए पैदा करता है। उसके अलावा ये डैमेज करता है हमारे लीव्स को, हमारे प्लांट्स को, और ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट इससे होती है। ये डैमेज करती है बिल्डिंग को, मटेरियल को, जिसमें स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट और मैसनरी वर्क है, स्कल्पचरल मटेरियल्स आ जाते हैं, स्पेशली मार्बल एंड लाइमस्टोन। उसके अलावा हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट किधर है, इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन किधर है। तो उसके से जो है वो आप देखें कि एसिड रेन होती है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, एसिड रेन होगा इसका इफ़ेक्ट। ओजोन डिप्लीट होती है इसके साथ साथ, और जो बीमारियाँ पैदा होती हैं जिसमें नोज़ के मसले हैं, थ्रोट का मसला है, ईयर इन्फेक्शन है, हेडेक है, एलर्जीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसके अलावा कैंसर, लिवर का प्रॉब्लम, किडनी का, लंग का, इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है पोल्यूटेड एयर के लिए। उसके अलावा जब हम वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उससे मुराद ये है कि कोई फिज़िकल या कोई केमिकल कंपोजिशन जो पानी की होती है, जो एक रेशो पानी की स्टैंडर्ड H2O की, जब उसके अंदर कोई चेंज आ रही है, तो चाहे वो फिज़िकल हो चाहे वो केमिकल हो, जिस वक्त वो चेंज आती है तो उसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इससे क्या होता है, ये डैमेज करती है ह्यूमन लाइफ को, और इसके एडवर्सरी इफ़ेक्ट होते हैं, बुरे इफ़ेक्ट हैं प्लांट के ऊपर और एनिमल लाइफ के ऊपर, क्योंकि ये हर लिविंग थिंग की ये नेसेसरी आइटम है। और ये काज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या क्या हैं, तो उसमें फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, अनसेफ और इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। और उसके अलावा जिस वक्त हम सही तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं डोमेस्टिक को, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को, और इन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को, फ्लड्स में, एसिड रेन्स में ओपन डंपिंग करते हैं, तो इस वजह से ये होता है। उसके अलावा और जो वाटर पॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम करते हैं, लाइफ स्टॉक की जब हम बात करते हैं, तो लोग लाइफ स्टॉक, पाकिस्तान एक लाइफ स्टॉक कंट्री है,
तो उस जब लाइव स्टॉक की हम बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, ओपन लैंड के ऊपर उसका वेस्ट छोड़ देते हैं, सेवेज में डाल देते हैं, कैनाल्स में, रिवर्स में। तो उससे फिर क्या है, ये वाटर पॉल्यूशन के मसले पैदा होते हैं, और उससे फिर जो डिजीज़ पैदा होती है, डाइजेंट्री है और टाइफाइड है, हेपेटाइटिस, इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। ये लाइव स्टॉक तो मैंने क्लियर कर दिया। ऑयल स्पिलेज की बात करते हैं। जिस वक्त पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो कि मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, हम इनको यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर, लुब्रिकेंट के तौर पर, मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोलियम केमिकल्स के तौर पर, प्लास्टिक के तौर पर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, सिंथेटिक रबर में, डिटर्जेंट्स में, इनको हम यूज़ करते हैं। तो जिस वक्त ये प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके अलावा जब सी वाटर पॉल्यूटेड होता है, एक्सीडेंटली कोई लीकेज हो गया है, कोई कार्गो ऑयल टैंकर से सी के अंदर, कोई टैंकर ट्रक्स में हो गया है, पाइपलाइन कोई लीकेज हो गई है समुंदर से, तो उससे फिर क्या होता है कि ये जो हम जिस वक्त ये पानी में ये चीज़ें ये शामिल होती हैं, तो उससे फिर हमारी वाटर पॉल्यूशन बनती है, और उससे फिर ये जानवर वगैरह मरते हैं, पौधों वगैरह के लिए इफ़ेक्ट होता है। डिटर्जेंट्स की बात करते हैं, ये जो हम सर्फ़ वगैरह हम यूज़ करते हैं, जिस वक्त हम ये घरों में डेली लाइफ में कपड़े वॉश कर रहे होते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या अपने पर्सनल नहाने वगैरह के लिए, तो वो जिस वक्त हम इसको वेस्ट करते हैं और इसको सही तरीके से ट्रीट करके वेस्ट नहीं करते हैं और इसको आसानी से डिस्पोज़ करते रहते हैं इधर उधर, तो उससे फिर हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। ये डिटर्जेंट्स भी हो गया। पेस्टिसाइड की अब मैं ज़रा बात करता हूँ। तो पेस्टिसाइड्स नुकसान पहुँचाती है अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, ये पेस्टिसाइड्स अच्छी नहीं हैं या कोई एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये नुकसान पहुंचाती हैं और ये ट्रांसमिट करती हैं डिजीज़ बोथ टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन ये होती है कि वो सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली किल करते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिज्म या अदरवाइज़ कंट्रोल करते हैं इंटरफेयरिंग करने से या रिप्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे फील्ड के अंदर अनवांटेड होती हैं खेत के अंदर, उसको ये किल कर देता है। तो तकरीबन इस वक्त कोई 10,000 से ज़ायद डिफरेंट सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स तकरीबन वजूद में आ चुकी हैं, और इसकी कुछ टाइप्स भी हैं जिसमें इंसेक्टिसाइड्स है जो कि इंसेक्ट को किल करती है, हर्बिसाइड्स है जो कि जड़ी बूटियों को, अंडिसाइड जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको मार देती है, फंजीसाइड्स है जो कि फंगस को कंट्रोल करती है पौधों के ऊपर। अब इसके इफ़ेक्ट देखें। इसके इफ़ेक्ट ये हैं कि ये मलेरिया जैसी डिज़ीज़, येलो फीवर जैसी डिज़ीज़, बेबोनिक प्लेग और स्लीपिंग सिकनेस जैसी जो है वो डिज़ीज़ जो होती हैं उससे हमें ये बचाती है। हम अगर पेस्टिसाइड्स का फसलों में यूज़ करते हैं तो ये जो बीमारियां आनी होती हैं तो उससे हम बच जाते हैं। उसके अलावा फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो फिनिश प्रोडक्ट्स, किसी भी केमिकल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें लेदर टैनरीज है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल रिफिंग्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, पेपर पल्प है, या आप देखें कि रबर प्रोडक्ट्स है, एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, लेदर गुड्स वगैरह वगैरह, ये जिस वक्त तैयार हो रही होती है ना, तो जिस वक्त हम इसको डिस्पोज़ करके इसका यानी कि डिस्पोज से मुराद है कि इनको जलाते हैं, इनसे जो स्मोक और सॉलिड वेस्ट इस किस्म का ये जब चीज़ें इनसे तैयार होती हैं ना, या जब हम इनको वेस्ट करते हैं इर्रेगुलर वे में, तो उससे फिर हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो उसमें फिर ये जो हैवी मेटल्स के प्रॉब्लम है, लेड है, कैडमियम है, इस तरह के हैं, तो इससे जो बीमारियां पैदा होती हैं जो हमारे हेल्थ में, एनीमिया है, किडनी डिजीज़ है, उसके अलावा नर्वस डिसऑर्डर है, हाई ब्लड प्रेशर है। लेदर टैनरी की बात करते हैं, चमड़ा साजी की हम बात करते हैं। तो चमड़ा साजी के अंदर अब ये देखें कि जो जितने भी लेदर टैनरिंग यूनिट्स हैं वो एक छोटे से लेवल से एक इंडस्ट्री लेवल तक पर काम कर रहे हैं। इसके अंदर जो बेसिक मसला आ रहा होता है वो क्रोमियम 6 एक एलिमेंट यूज़ होता है, तो वो उसको अगर हम सही तरीके से मतलब वेस्ट नहीं करते तो वो फिर हमारी सोसाइटी के अंदर वाटर पॉल्यूशन में शामिल होता है और फिर वो कैंसर का बास बनता है। और वाटर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट हम देखते हैं कि क्या है। इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वाटर पॉल्यूशन के, वो तमाम फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि ज़िंदगी की हर चीज़ जो लाइफ है उसका ताल्लुक़ तो पानी के साथ है, और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी करती है प्लांट ज़मीन के ऊपर। उसके अलावा ये वाटर बॉर्न डिजीज़ को प्रमोट करती है, मलेरिया होगा, डेंगू जैसी बीमारियाँ इससे पैदा होती हैं। तो अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है जी हमारे पास इम्पैक्ट्स वाटर पॉल्यूशन भी हो गया, लेदर टैनरी भी हो गया। अब ये है हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन।
सॉइल पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद होता है जो मिट्टी है ना उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर या फिज़िकल स्ट्रक्चर के अंदर अनडिज़ायर्ड चेंज आ जाए उसको, और वो हमारी ऑर्गेनिक लाइफ को या ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करे, उसको जो है वो हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो इसकी काजेज़ कौन सी होती हैं? जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने इसकी जो मेजर काजेज़ बताई हैं सॉइल पॉल्यूशन की, वो कहते हैं कि आप अनट्रीटेड डोमेस्टिक वेस्ट को जब आप अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते, इंडस्ट्रियल वेस्ट को नहीं करते, कमर्शियल या हॉस्पिटल डिस्पोजल को आप नहीं करते, और उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड्स है, उसमें हर्बिसाइड्स है, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करते हैं और केयरलेस कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अंदर फिर जो है वो ये सॉइल पॉल्यूशन पैदा होती है। और नेचुरल काज जो है सॉइल पॉल्यूशन के वो वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक्स है, सॉइल इरोजन है और डिज़र्टिफिकेशंस हैं, ये इससे भी जो है वो सॉइल पॉल्यूशन पैदा होती है। अब इसके हम ज़रा इम्पैक्ट देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन के। मैंने काजेज़ बता दी हैं, ज़रा मैं इम्पैक्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। इसका जो वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन है वो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जिसमें आपके लंग्स को प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और स्किन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर है, इससे ये पैदा होते हैं। उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करते हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। नॉइज़ पॉल्यूशन को मैं बड़े सिंपल तरीके से इसको डिफ़ाइन करता हूँ। नॉइज़ पॉल्यूशन से मुराद ये है कि कोई वॉल्यूम या वेलोसिटी, ठीक है जी, या कोई भी आवाज़ है वो एक ख़ास पिच से ऊपर चले जाए और सुनने वालों को हेयरिंग में आपको डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो और आपको चिड़चिड़ासापन महसूस हो, उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की टाइप है और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो फिज़िकल है और साइकोलॉजिकल हेल्थ और लिसनिंग के लिए। कॉमन सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो वहीकुलर ट्रैफिक होती है, ठीक है जी, और उसके अलावा फिर फैक्ट्रीज से आता है ये शोर है। अनडिज़ायर्ड यूज़ ऑफ हॉर्न, प्रेशर हॉर्न का कसरत से इस्तेमाल करना, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो डिस्टर्ब करती है इंसान को। उसके अलावा एक्वेटिक लाइफ के लिए भी प्रॉब्लम है और उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब करती है वाइल्ड लाइफ को। मेराइन ट्रैफिक है, ठीक है, जो समुद्री जो ट्रैफिक है उससे ज़ाहिर सी बात है बोट्स और शिप जिसमें है वो डिस्टर्ब करती है एक्वेटिक लाइफ को। नॉइज़ पॉल्यूशन का काजेज़ कौन से हैं? हमारी डोमेस्टिक लाइफ प्रमोट करती है नॉइज़ पॉल्यूशन को, हाउसेस में, नेबरहुड्स में, ये जो छोटा मोटा जो छोटी छोटी घरों में इंडस्ट्रियाँ लगी होती हैं ये कमर्शियल लेवल पे ये प्रॉब्लम करते हैं। उसके अलावा ये काजेज़ भी हो गए हैं और उसके अलावा ये इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन है। इसका इम्पैक्ट क्या है नॉइज़ पॉल्यूशन का? द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है वो डिफॉर्मिटीज़ हो जाता है, आपको स्लीपलेसनेस हो जाता है, नींद नहीं आती है आपको हेडेक होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, इस किस्म के मसाइल होते हैं आपके साथ। और हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? ये तमाम जो पॉल्यूशन है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो आप प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट मटेरियल है, ठीक है जी, प्रॉपर जो मटेरियल है आपका इवन घर है या बाहर है। मैं वैसे पाकिस्तान से बाहर हूँ इस वक्त और मैंने जो चीज़ नोट किया है वहाँ आउट ऑफ कंट्री वो ये है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये सिस्टम आपको मिलेगा। 3 किस्म के बास्केट हैं, उसमें आपको अगर कोई फूड ऑर्गेनिक मैटर का फूड है तो उसमें डालें आप, ठीक है जी, और लोग भी सुलझे हुए हैं, तालीमी याफ्ता हैं, तो वो ये काम करते भी हैं। उसके अलावा फिर एक जो है वो आपका प्लास्टिक का जो जिसको आप जो है वो इजीली रिसाइकल कर सकते हैं वो मटेरियल है। और थर्ड वन जो है वो जो इन सब से हट के होता है। तो सुबह सुबह डेली जो है वो गाड़ियाँ आती हैं और अपने ये ले जाते हैं और मुतलका इंडस्ट्री में ये चले जाता है और वहाँ से वो अपनी प्रोफेशनल जगह पर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें। और हमारे यहाँ तो जिसका प्लाट खाली पड़ा होता है तो लोग उसी में कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मिनिमाइज़ करें प्लास्टिक बैग का। यहाँ पर चाइना में मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आपको प्लास्टिक बैग यहाँ पर फ्री नहीं है, यानी कि हम जो जिसमें शॉपर में कोई चीज़ लेके आते हैं खाने की, पाकिस्तान में तो फ्री मिलता है, यहाँ पर आपको जो है वो 2 माह या 3 माह का वो मिलेगा शॉपर, ठीक है ये। तो उससे फिर लोग बड़े एहतियात से उसको यूज़ करते हैं क्योंकि फ्री नहीं होता है वो। उसके अलावा ऑप्टिमल का यूज़ करें, एनर्जी रिसोर्सेज का प्रमोट करें, ग्रीन एनर्जीज़ को डेली लाइफ के अंदर, और उसके अलावा प्रमोट करें प्लांटेशन को और अवेयरनेस करें लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये मेरा लेक्चर था इसके ऊपर, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।